बीएससी पार्ट फर्स्ट में 3 थ्योरी पेपर्स हैं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, और एक पेपर प्रैक्टिकल का होता है। आज अपन फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, मैकेनिक्स या यांत्रिकी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप अपनी 12th क्लास का वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जिससे इस पेपर को समझने में आसानी रहेगी। इसका फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भौतिक नियम एवं निर्देश फ्रेम। गति एवं विरामावस्था, मतलब किसी वस्तु की गति क्या होती है और विरामावस्था कब कहलाती है, इसके बारे में बताते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति की अवस्था में माना जाता है। यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम स्थिर अवस्था में मानते हैं। स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था दो प्रकार की हो सकती है, निरपेक्ष एवं सापेक्ष। किसी वस्तु को निरपेक्ष स्थिति में तभी कहा जाता है जबकि उस वस्तु की स्थिति किसी ऐसे बिंदु के सापेक्ष प्रेक्षित की गई हो जो ब्रह्मांड में निरपेक्ष रूप में स्थिर हो, किंतु ब्रह्मांड में ऐसा कोई बिंदु मौजूद नहीं है जो हमेशा स्थिर रहता हो। अतः हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष गति एक कल्पना मात्र है, इसकी कोई व्यावहारिक उपयुक्तता नहीं होती। ब्रह्मांड में सभी पिंड गतिशील अवस्था में होते हैं। पृथ्वी, सूर्य, तारे सभी समय के साथ गतिशील होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। इस कारण निरपेक्ष विरामावस्था भी एक कल्पना मात्र है। एक और उदाहरण ले सकते हैं कि पृथ्वी पर स्थित कोई खंभा हमें स्थिर दिखाई देता है, पर अंतरिक्ष में स्थित किसी प्रेक्षक को यह पृथ्वी के साथ घूमता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपनी अक्ष पर तथा साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूर्णन भी करती है। इसी प्रकार यदि इस खंभे को गतिशील ट्रेन में बैठा कोई प्रेक्षक या व्यक्ति देखता है तो यह प्रेक्षित करता है कि खंभा ट्रेन के विपरीत दिशा में गतिशील है। तो हम कह सकते हैं कि गति न केवल सापेक्ष है अपितु विभिन्न प्रेक्षक अपनी गति की अवस्थाओं के कारण इसे भिन्न प्रकार से पाते हैं। इसमें अगला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश फ्रेम। वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का मापन करते हुए इसकी गतिक एवं स्थितिक का अध्ययन करें तो इस निकाय को निर्देश तंत्र कहा जाता है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति सरलतम निर्देश पद्धति के रूप में प्रचलित है। इस निर्देश पद्धति में परस्पर लंबवत 3 सरल रेखीय अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, जो मूल बिंदु O पर मिलते हैं। आपको ये 2 डायग्राम नजर आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो राइट साइड जो डायग्राम बना हुआ है वो है लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अधिकांशतः दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देशांक पद्धति यानी कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही प्रयोग निर्देश तंत्र के रूप में किया जाता है। माना किसी कण की स्थिति को निर्देशांक एक्स वाई जेड से व्यक्त करते हैं और स्थिति सदिश r है, तो r को अपन क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जहाँ पर आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं और r पोजीशन वेक्टर है। यदि कण गतिशील है तो r समय t का फंक्शन होगा, यानी कि r का मान समय के साथ परिवर्तित होगा। तो कण का वेग कितना लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी।
इसी तरह कण का त्वरण कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल सम बताता हूँ जिससे कि ये जो अपन निर्देश तंत्र पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन है, सिंपल सा है, सिद्ध करो कि एक प्रक्षेप का पथ दूसरे प्रक्षेप से देखने पर सदैव सरल रेखा दिखाई देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मान लो दो प्रक्षेप किसी बिंदु O से किसी क्षण प्रक्षेपित किए जाते हैं। माना प्रारंभिक वेग दोनों का, एक का u1 है दूसरे का u2 है, और प्रक्षेपण कोण x अक्ष के साथ α1 और α2 है। माना प्रक्षेप की गति xy तल केंद्र होती है, z तल में गति नहीं है। तो किसी क्षण t पर मूल बिंदु O के सापेक्ष प्रक्षेपों के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 होंगे। तो प्रथम प्रक्षेप के प्रारंभिक वेग के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे, u1 cos α1 व u1 sin α1। और जो दूसरा प्रक्षेप है उसके प्रारंभिक वेग के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः u2 cos α2 व u2 sin α2 होंगे। प्रथम प्रक्षेप द्वारा t समय में तय की गई दूरी, बल्कि कहें कि की गई क्षैतिज दूरी कितनी हो जाएगी, x1 इजिकल टू u1 cos α1 इंटू टी, और ऊर्ध्वाधर दूरी y1 इजिकल टू u1 sin α1 t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 है। इसी प्रकार द्वितीय प्रक्षेप के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, t समय में तय की गई दूरी बल्कि क्षैतिज दूरी तथा ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी हो जाएगी, x2 इजिकल टू u2 cos α2 इंटू टी, और y2 इजिकल टू u2 sin α2 इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 और 4 है। 3 में से यदि एक को घटा दें तो क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 इजिकल टू u2 cos α2 माइनस u1 cos α1 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 5। और इसी तरह से y2 माइनस y1 की वैल्यू अगर निकालें तो y2 माइनस y1 इक्वल्स टू u2 sin α2 माइनस u1 sin α1 इंटू टी। 6 को 5 से डिवाइड कर दें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इजिकल टू u1 sin α2 माइनस u1 sin α1 डिवाइडेड बाय u2 cos α2 माइनस u1 cos α1 इजिकल टू अपन क्या लिख सकते हैं, m। यदि x तथा y प्रथम प्रक्षेप के सापेक्ष द्वितीय प्रक्षेप के निर्देशांक हो तो x2 माइनस x1 इजिकल टू कैपिटल X मान लें और y2 माइनस y1 इक्वल्स टू कैपिटल Y मान लें। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Y अपॉन x इजिकल टू m या y इजिकल टू mx। ये क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण है। अतः एक प्रक्षेप के सापेक्ष दूसरे प्रक्षेप का पथ एक सरल रेखा के रूप में होता है। आज के लिए बस इतना ही।